कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि अगर ऑक्सीजन प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ अटैच होती है तो वो एक्चुअली इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन की जगह अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लग जाएगी तो उसकी एफिनिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी ऑक्सीजन की, क्योंकि उसकी एफिनिटी जो वो कम होती है। जी नाम जी बोले बेटे। जी बेटे बोले। जी बेटे आज हमने जो यूनिट स्टार्ट करना है वो है बेटे यूनिट नंबर 5। किप्स का यूनिट नंबर 5 है और पीएमसी का ये यूनिट नंबर जो है वो 9 है। बेसिकली ये प्रोसेसिंग ऑफ लाइफ है, इसमें हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ना है और ट्रांसपोर्ट बेसिकली हमने किस तरह से होती है और एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन जो है किस तरह से होगी। तो बेसिकली हमारे पास आज जिस पे फोकस करना है हमने वो प्लांट्स है। प्लांट्स में वाटर प्लस मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना है और फूड की ट्रांसलोकेशन को हमने स्टडी करना है। ठीक है जी आज के टॉपिक में। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये जो चैप्टर नंबर 14 है, पंजाब वाले जो है इसको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ते हैं, और जबकि जो हमारे पास दूसरे स्टूडेंट्स हैं फेडरल के और अदर वो इनको अपने जो है डिफरेंट जो है चैप्टर्स में, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर आई थिंक 10 में इसको स्टडी करते हैं। सो हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में है। तो इसका पहला जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं जी अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स की अपटेक प्लांट में किस तरह से होती है। तो प्लांट्स में याद रखिएगा मिनरल्स का मतलब है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में आपके पास तीन इंपॉर्टेंट जो है वो सब्सटेंस होते हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है इसका यूज जो है वो फोटोसिंथेसिस में होता है। दूसरा आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर, वाटर जो है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के अलावा जो है ये ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि इसके मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, और मेनली ये हम प्लांट्स जो है वो बेसिकली ये कहां से ये वाटर ले रहे होते हैं, ये बेसिकली प्लांट्स जो है वो सॉइल में से वाटर को ले रहे होते हैं। नंबर 3 पे जो इंपॉर्टेंट इसमें है बेटे वो मिनरल्स है। मिनरल्स, मिनरल्स जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स मैं बताता हूँ, ये आयंस की शेप में भी हो सकते हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा था कि मैग्नीशियम आयन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आयरन आयन इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है वो सनलाइट है, क्योंकि वो बेसिकली सोर्स है, उसको हम मिनरल्स या रिक्वायरमेंट पे नहीं रखते। अब यहाँ पर आप लोगों से अगर एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, लाइट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स में शामिल नहीं होती। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो स्टोमेटा के थ्रू मोस्टली जाएगी, वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू जाता है, और मिनरल्स को हमने बेसिकली फोकस करना है कि मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो प्रोसेस कौन से होते हैं। तो मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में प्रोसेसेस हमने पढ़ने हैं। तो मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में पहला जो आपके पास प्रोसेस आएगा वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक्चुअली मिनरल्स जो है प्लांट्स में दो लेवल पे ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं बेटे जी पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक को हम बोलते हैं बेटे जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन है जो कि विदाउट जो है वो एटीपी रिक्वायरमेंट हो रही होती है। इसमें आपके पास दो चीजें होती है, एक है डिफ्यूजन और एक है पैसिव डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है तो क्या मतलब,
एक्चुअली मिनरल्स जो है या न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाटर के साथ जो मिक्स होकर जो है वो सोल्यूट जो है मिक्स होकर सॉल्यूशन की फॉर्म में मूव करते हैं। और दूसरे हैं फैसिलिटेटेड डिफिजन। तो ये दोनों में बेसिकली क्या है, पैसिव है और फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये मूव कर रहे होते हैं। और दूसरी है जो एक्टिव मूवमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है उसमें एटीपी रिक्वायर होती है, सारी बात आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको बेसिकली। सो ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। और ये भी कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू मूव कर सकती है, इसलिए फैसिलिटेशन भी कैरियर के थ्रू मूव करती है। एक और भी प्लांट में स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं बल्क मूवमेंट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट, तो मिनरल्स जो है वो एक्चुअली बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी मूव करते हैं। तो मोस्टली ये डिफिजन ही होती है, ठीक है जी। सो ये एक प्रोसेस थे जो बेसिकली मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। असल प्लांट्स जो है इन मिनरल्स को किस तरह से प्रोसीड करते हैं, उसके लिए कुछ प्लांट्स में स्ट्रक्चर्स होते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है। तो यहां पर हम लिख लेंगे बेटे स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर्स कौन से इन्वॉल्व है इस ट्रांसपोर्टेशन में, इसको हम देख लेते हैं। जी, पहला स्ट्रक्चर इसमें आप लोग याद रखिएगा कि रूट्स होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है रूट्स। और रूट्स आपको पता है कि अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, मोस्टली दे आर अंडर पार्ट्स होते हैं। तो रूट्स दो तरह के काम कर सकते हैं। रूट्स जो है अंडर पार्ट्स होते हैं, यानी अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं किसके, प्लांट्स के। और ये दो तरह के काम करते हैं, एक तो इसको एंकर करते हैं इनटू द सॉइल, सॉइल के साथ प्लांट्स को जो है होल्ड करने में मदद देते हैं। और दूसरा जो है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कहते हैं कि रूट्स जो है वो एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व है। रूट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं रूट्स हेयर। एक्चुअली रूट हेयर्स ये बेसिकली एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिडर्मल एक्सटेंशन है। इसको आपने याद रखना है, इसको हम एपिडर्मल एक्सटेंशन भी बोलते हैं क्योंकि ये अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि ये रूट्स की जो एपिडर्मिस है उसकी एक्सटेंशंस को बोलते हैं। तो हम इसको एपिडर्मल एक्सटेंशंस का नाम भी देते हैं। और ये जो एक्सटेंशंस है एक्चुअली ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। यानी कि प्लांट्स की ये जो प्रॉपर्टी है कि वो इनटेक करते हैं वाटर को या सोल्यूट को, तो ड्यू टू दी रूट्स, तो रूट्स के ऊपर जो रूट्स हेयर्स होती हैं एक्चुअली ये एपिडर्मल एक्सटेंशंस है जो कि सरफेस एरिया को, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। तो पहला स्ट्रक्चर तो ये था कि वाटर जो है या वाटर के साथ जो साल्ट है, मिनरल्स हैं, वो इस पाथवे के थ्रू या स्ट्रक्चर के थ्रू मूव कर रहे हैं। दूसरा इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर होगा बेटे जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है प्लांट्स में आपको पता है सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। तो ये बहुत से सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल होती है। आप लोग एक पाथवे आगे जाके पढ़ेंगे जिस पाथवे को हम नाम देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपने एफएससी में, एपोप्लास्ट पाथवे। तो प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के लिए होती है। समटाइम जो सेल वॉल है वो इम्परमिएबल भी हो सकती है फॉर सब्सटेंसेस के लिए, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे इम्परमिएबल कैसे होती है, ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाता है वैक्यूल्स। नंबर 3 पे आपके पास आ जाएगा बेटे सेल मेम्ब्रेन। वैक्यूल को एंड पे पढ़ते हैं क्योंकि हम आउटर से इनर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है आपको पता है कि
इसकी जो रिक्वायरमेंट है या प्लांट्स में ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और सिलेक्ट करती है मिनरल्स को या साल्ट्स को। तो आप लोगों ने चैनल्स प्रोटीन्स वगैरह पढ़े हुए सेल मेम्ब्रेन्स पे मौजूद होती हैं। फिर नंबर 4 पे इस पे हमारे पास आ जाएगा वैक्यूल्स। आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स में वैक्यूल्स जो हैं वो स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं। वैसे तो इसके बड़े फंक्शंस हैं, लेकिन दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ने हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट और दूसरे को बोलते हैं स्टोरेज। तो एक इसका फंक्शन है स्टोरेज और एक इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। और इसको मोस्टली आप ट्रांसपोर्ट को वैक्यूलर पाथवे में पढ़ते हैं जो आप लोगों के पास मौजूद होता है। जी एहसान जी बोले बेटे। सर जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने लिखवाया था जो सेल वॉल वो इम्परमेबल होती है, तो इधर सेल वॉल वहां पर बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवाया था, यहाँ पर सेल वॉल वहां पर जो सेल मेम्ब्रेन वॉल वाला में लिखवाया था ना। इनपरमिएबल किस लिए है? परमिएबल तो वाटर के लिए ना, अगर इनपरमिएबल है तो वो कुछ सब्सटेंसेस के लिए ना। मैंने आपको अभी बताया भी है कि अगर ये कुछ सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल है और कुछ के लिए इनपरमिएबल होती है। ये मैं लिख देता हूं, ठीक है। सर वो जो बैक्टीरिया अब के ये जो केस में इम्परमिएबल इम्परमेबल है। होती है ना, इम्परमिएबल होती है ये ड्यू टू द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं, उसकी वजह से होती है क्योंकि उसमें लिपिड्स होते हैं। और सर जब बैक्टीरिया का केस होगा उसमें फिर टोटली इम्परमेबल। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो है वो तो इम्परमिएबल होती है, कुछ के लिए सारी इम्परमिएबल नहीं हो सकती। अगर कोई मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो जाए इसका मतलब है कि सेल के इनसाइड या सेल के आउटसाइड कोई चीज आ जा नहीं सकती। कुछ के लिए वो परमिएबल है, कुछ के लिए इम्परमिएबल है, ठीक है। यस सर ठीक है। सर अगर एमसीक्यूज आता है हमें कि सेल वॉल का तो हम क्या चूज करेंगे फिर? बेटे वो एमसीक्यूज आया आपको भी। बेटे ऐसा तो एमसीक्यूज आएगा नहीं। देखें मुझे कोई ऐसी सेल बताएं जो इम्परमिएबल हो, सेल बताएं जिसकी वॉल या मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो। तो सर दोनों वैसे ऐसा होती है है। लेकिन ना ये किप्स में ही आया हुआ था एमसीक्यूज, मुझे याद नहीं वो कि वो बैक्टीरिया उन्होंने के बोला। बारे में पूछे होगा। बैक्टीरिया में हम ना, बैक्टीरिया एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और हाँ एक एक होती है सेमी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ जी। हाँ जी। तो अगर सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है सिलेक्ट करिए, कुछ को गुजरने दे रही है कुछ को नहीं गुजरने दे रही, या वो डिफरेंशियली परमिएबल हो सकती है। सम टाइम मेम्ब्रेन इम्परमिएबल हो जाती है, वो कंडीशन है। एग्जांपल देता हूं, स्पर्म जब एग के साथ फ्यूज होता है तो एग की जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल हो जाती है फॉर अदर सब्सटेंसेस के लिए, क्योंकि उसने डिफरेंशिएशन करनी है। लेकिन कुछ अर्से बाद फिर वो सिलेक्टिवली परमिएबल हो जाती है। आप वो एमसीक्यूज ढूंढ के लाइएगा, फिर उसको बाद डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। जी। अच्छा ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर्स। अब कौन से पैसेज वे इसमें शामिल हो सकते हैं? प्रोसेस मैंने बताया कि प्रोसेस था आपके पास पैसिव हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, बल्क ट्रांसपोर्ट होती है, स्ट्रक्चर्स यहां से वाटर यहां से है, यहां से है, यहां से एमिनल जा सकते हैं। अब आपने पैसेज वे पढ़ना है। कौन सा रास्ता जो है वो बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो ले रहे होंगे। मोस्टली प्लांट्स में जो रूट से लीव्स तक जाने का जो पाथवे है उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल ये पैसेज वे जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के दिखा देता हूं कि आपके पास ये एक प्लांट है और ये प्लांट में आपके पास स्टेम्स के ऊपर जो है वो लीफ अरेंज है लाइक दिस, ये इसकी शूट्स हैं, ये फ्लावर अरेंज है और ये रूट्स हैं। सॉइल के इनसाइड आपको बताया रूट्स होंगी। ये मैं कह देता हूं बेटे इसके ऊपर जो है एक्सटेंशंस हैं एपिडर्मल, जिसको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स, ठीक है जी। अब वाटर ने जो है वाटर ने इन रूट से होते हुए इस स्टेम से लीफ और लीफ से वापस जो है एनवायरनमेंट में मूव करना है। तो ऐसी क्या चीज होती है कि वाटर और मिनरल्स किस तरह से पास आउट होंगे? सो याद रखना है कि आपके पास सब्सटेंस है वाटर प्लस
मिनरल्स ये सॉइल में मौजूद होते हैं, वाटर में मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये सबसे पहले एपिडर्मल सेल वॉल के साथ, ये एपिडर्मल सेल्स के साथ मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स। और ये एपिडर्मल सेल्स किसके होंगे? रूट्स के होंगे। यहां से फिर ये कॉर्टेक्स में मूव करेंगे, एक स्ट्रक्चर मौजूद है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है, कॉर्टेक्स एक स्ट्रक्चर है, यहां से वाटर एंड मिनरल मूव करते हैं टुवर्ड्स द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, यहां पर एंडोडर्मिस को मैंने एक हाईलाइट कर दिया रेड में, क्योंकि कुछ मैंने आपको इसमें बताना है, एंड में बताऊंगा। एंडोडर्मिस से वाटर मूव करेगा पेरिसाइकल की तरफ मिनरल्स के साथ, ये भी स्ट्रक्चर आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ है, और पेरिसाइकल से फिर ये जाइलम की तरफ आएगा, और फिर ये आगे ट्रांसपोर्ट होगा। कुछ प्लांट्स में ये कंटिन्यूस ट्रांसपोर्टेशन होती है, कुछ में ये कंटिन्यूस ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, कुछ में डिसकंटिन्यूस हो जाती है, यानी कि यहां से वाटर चलेगा यहां तक और फिर यहां से आगे की तरफ। यहां पर कुछ प्लांट्स में ये एंडोडर्मिस के लेवल पर डिसकंटिन्यूस हो जाती है, क्योंकि इनमें होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं ये इसको डिस्कनेक्ट कर देती हैं यहां पर। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये बेसिकली कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल्स के दरमियान में है, या एंडोडर्मिस से एक्सटेंशंस को बोलते हैं। एक्चुअली ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है वाटर मिनरल्स की डिसकंटिन्यूस कर देती है मूवमेंट को। इसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये वो सेल्स है जिनके ऊपर लिपिड्स होते हैं, और लिपिड्स की वजह से वाटर वहां से क्रॉस नहीं कर पाते। सो ये आप लोगों के पास था बेसिकली एक पैसेज वे था जिसके थ्रू जो है वो क्या होगा जी, हम मूव करेंगे अपने टॉपिक की तरफ। इट इज अबाउट द पाथवेज। सो वाटर जो है वो किन पाथवेज के थ्रू मूव करता है जो कि स्पेशल है, इसमें आप लोगों ने पढ़ना है। सो वाटर की मूवमेंट जो है, पाथवेज जो है प्लांट में, वो तीन इंपॉर्टेंट है। पहला पाथवे जिसको हम नाम देंगे बेटे एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे वो पाथवे है जिसमें वाटर की मूवमेंट जो होती है वो एडजेसेंट सेल वॉल्स के थ्रू होती है। याद रखिएगा, एडजेसेंट सेल वॉल्स के थ्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, मैं कहता हूं कि बेटे ये एक प्लांट सेल है लाइक दिस, और रेक्टेंगुलर शेप का होता है, आप लोगों को पता है। ये प्लांट सेल है एक, ये दूसरा, फिर इसमें प्लांट सेल्स इस तरह से है लाइक दिस वन, ये प्लांट सेल है थर्ड। तो ये एडजेसेंट सेल्स मौजूद हैं, ये क्या है? एडजेसेंट सेल्स मौजूद है। ये इसमें दरमियान में वैक्यूल है, ये वैक्यूल है ताकि डिफरेंशिएट हो जाए क्या चीज है, ठीक है। तो इसके दरमियान में आप ये देखेंगे ये मिडल लैमेला वगैरह है यहां पर इस तरह से, इम्प्रेग्नेटेड होता है, सीमेंटिंग है। और यहां पर आप लोगों के पास जाइलम पाइप्स हैं,
जो कि अटैच है इसके साथ, जाइलम पाइप्स। ठीक है जी। सो वाटर की मूवमेंट कैसी होगी, ये जाइलम पाइप्स आए हैं, एडजेसेंट सेल्स बनाए हैं। सो वाटर को मैं यहां पर ब्लू से शो करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है जो कि इसकी जो रूट्स हेयर्स है, ये रूट्स हेयर्स जिसको हम एपिडर्मल एक्सटेंशंस बोलते हैं, सॉइल में ये वाटर मौजूद है, सॉइल में एयर स्पेसेस होती हैं। सो वाटर जो है वो बेसिकली आपके पास याद रखिएगा कि ये प्लांट्स की सेल वॉल थी, फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेल में मैं बना के दिखा देता हूं, ये इस तरह से है। चलो सब में बना देते हैं, ये इस तरह से है। ठीक है। सो समटाइम वाटर जो है जब ये मूव करेगा तो एक्चुअली ये मूव करेगा सेल वॉल टू सेल वॉल, मूवमेंट होगी इसकी। इस चीज को हम नाम देते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। और ये कहां तक होगी, एंडोडर्मिस तक होगी, अप टिल एंडोडर्मिस तक, अप टिल एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का मतलब है कि आगे जाकर ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। इसकी रीजन ये है कि डिसकंटिन्यूस होने की रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद है, तो ये डायरेक्टली जाइलम में नहीं जाएगा, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप में की वजह से कनेक्टेड हो जाता है। सेकंड इसमें जो हमारे पास पाथवे होता है इसको हम नाम देते हैं सिंपलेस्ट पाथवे, सिंपलेस्ट पाथवे। सिंपलेस्ट पाथवे जो है वो सेकंड जी शेरौज अली जी बोले बेटे। सर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी सेल्स ही होते हैं क्या? जी किसमें होते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सर ये सेल्स होते हैं या कोई और स्ट्रक्चर होती है? असल में ये एंडोडर्मस में, एंडोडर्मस और पेरासाइकल्स के दरमियान जो है एक सेल्स के नेम है जो कि इनपरमिएबल होते हैं फॉर सम सब्सटेंस, क्योंकि इसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं इस वजह से। ठीक है। ओके। अच्छा जी, सम टाइम वाटर जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोसेस के थ्रू मूव करता है। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये एंडोडर्मस से होते हुए, ये जो सॉरी एपिडर्मल सेल से होते हुए जंक्शंस के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, इन जंक्शंस को हम स्पेसिफिकली प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन होती है, यानी कि एक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। कुछ सेल्स में वाटर जो है वो इस तरह से मूव कर रहा होता है। ये इसको हम बोलते हैं कि ये हमेशा किसके थ्रू मूव करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा, जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू ये मूव कर रहा होता है। और ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस भी इनको बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा को साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन है। ये जो आपको नहीं नजर आ रहा है इसको हमने नाम दिया है प्लाज्मोडेस्माटा। और यहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं जो है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। नंबर थर्ड पे हमारे पास पाथवे होते हैं जिसको हम वैक्यूलर पाथवे का नाम देते हैं, यानी कि वैक्यूल टू वैक्यूल जो वाटर की मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं, वाटर की जो मूवमेंट है कि इस वैक्यूल से निकलकर इसमें आ जाए और यहां से फिर इस वैक्यूल में चला जाए, इस चीज को हम बोलते हैं वैक्यूलर पाथवे। तो वाटर जो है वो वन वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल की तरफ मूव करता है। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको आप नाम देते हैं बेटे टोनोप्लास्ट। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि वैक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है, तो यहां पे प्रॉपर्टी आ गई।
ठीक है जी, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ये दूसरे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि सर आपने वाटर को वैक्यूल से दूसरे वैक्यूल में प्लाज्मोडेस्माटा से गुजारा है, बिल्कुल गुजारा है, यहां से फिर प्लाज्मोडेस्माटा में से गुजारा है, बिल्कुल गुजारा है। तो ये जो दो पाथवेज होते हैं, सिंपलेस्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे की वजह से वैक्यूल पाथवे भी चलता है। इन तीनों में से अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे एफिशिएंट कौन सा है, सो एपोप्लास्ट पाथवे जो है बहुत ज्यादा होता है प्लांट्स में और मोर एफिशिएंट होता है। क्या होता है बेटे जी? मोर एफिशिएंट होता है। तो यहां पर आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि वाटर की मूवमेंट अगर सेल वॉल टू सेल वॉल हो रही है तो कौन सा पाथवे है, अगर प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से हो रही है तो फिर कौन सी है सिंपलेस्ट पाथवे, अगर वैक्यूल के थ्रू हो रही है फिर कौन सी है। जी जी, अभी मैं सबके क्वेश्चंस दे रहा हूं जी। वकार Sir, I wanted to ask what passageway is affected by the Caspian strips? Would that be the apoplast pathway that's affected by the Caspian strips? yes, apoplast pathway is disrupted by Casparian strips. Okay, thank you. जी मरियम। सर आपने क्या बताया, कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट? सिंपलेस्ट पाथवे मोर एफिशिएंट। जी जी बेटे। Sir, what is going through the cell wall? Wall water basically is transported to the wall, and this water transportation is sometimes is disturbed or interrupted by Casparian strips. So it is not a continuous pathway of water translocation or water transportation, whereas simplest pathway is a more efficient because there is no Casparian strips in this pathway. इसके रास्ते में कोई Casparian strips नहीं आती, तो ये इस वजह से क्या है, more efficient है। When both the pathways, it's basically for water. Okay, thank you. Yes, both three pathways are for the water, not the two. Apoplast pathway, simplest pathway, and vacuolar pathway. जी अलीना। सर जो हमारा एप्रोप्लास्ट पाथवे होता है वो ज्यादा फास्टर नहीं होता? फास्टर तो होगा लेकिन सिंपलेस्ट पाथवे मोर एफिशिएंट होता है क्योंकि अप टिल जाइलम तक जाता है, जबकि ये जो है अप टिल एंडोडर्मिस तक जाएगा। ये अप टिल जाइलम तक मैंने शायद पॉइंट नहीं लिखा इसलिए आप पूछ रहे हैं, ये अप टिल जाइलम तक मूव कर सकता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट अलीना जी बेटे। सर ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है आपने बताया सर, ये मिडल लेमेला में से होके जाता है, बिटवीन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है, या सेल वॉल के अंदर से ही होके जाएगा? सेल वॉल टू सेल वॉल होगा ना, तो सारी बात है। सेल वॉल जो है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी है? वो 3 लेयर्स है ना, प्राइमरी सेल वॉल 3 लेयर्स है। सेल वॉल है 3। हां जी, तो वो मिडिल लेमेला भी इन्वॉल्व होती है इसमें। तो सर ये नॉन लिविंग है तो इस वजह से ये फास्ट होता हाँ है? जी, इस वजह से, इसी वजह से एपोप्लास्ट पाथवे को। ओके ठीक। चिवड़ी, ये तो आपका टॉपिक हो गया बेसिकली मिनरल्स एंड वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के साथ। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो टॉपिक आएगा वो है बेटे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन थ्योरी, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है कि ट्रांसपिरेशन जो टैक थ्योरी है या कोहेशन टेंशन थ्योरी जो है उसकी डिटेल क्या है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। अगर आपको वाटर का पता चल गया कि वाटर किस तरह से मूव करता है तो ये भी इजीली आपको समझ आ जाएगी जी। सो इसमें सबसे पहले हम कहते हैं बेटे हमारे पास कोहेशन टेंशन थ्योरी है, कोहेशन टेंशन
थ्योरी, इसको डिक्सन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था सबसे पहले। इसको हम टैक्ट, टेंशन, एडहेशन, कोहेशन थ्योरी भी बोलते हैं। टेंशन, एडहेशन, कोहेशन थ्योरी को नाम भी दिया जाता है। ये जो थ्योरी है बेसिकली डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर है इसमें कोहेशन का। कोहेसिव फोर्सेस आप लोगों ने पढ़ी है, तो कोहेशन जो है वो बेसिकली किसके दरमियान होती है? आप लोगों ने पढ़ा है कि ये बेसिकली वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको कहते हैं। और ये ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में मैं इसको बता के आया हूं, ठीक है जी। सो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इसको हम कोहेशन बोलते हैं, और इसको हम कहते हैं इट इज ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि दूसरा इसमें फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है जिसको हम एडहेशन का नाम देते हैं। एडहेशन मीन वाटर मॉलिक्यूल और सेल वॉल के दरमियान जो अट्रैक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल और सेल वॉल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सेल वॉल का मतलब यहां पर क्या होगा कि सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स है जिसको हम सेलूल्स बोलते हैं इसके दरमियान, तो ये वाटर जो है इसके साथ मिलकर क्रीप करता है, क्रीपिंग करती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इम्बिबेशन जो है इम्बिबेशन इसमें इन्वॉल्व होती है। जाहिर बात है वाटर जो है वो सेल जाइलम की सेल वॉल के साथ सॉरी बेटे, जाइलम की वेसल के साथ जो है क्रीप करता हुआ मूव कर रहा होता है, ठीक है। फिर थर्ड इसमें आ जाएगा टेंशन। टेंशन बेसिकली वो फोर्स है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को पुल करने के लिए यूज होती है। सो बेसिकली आप बोलते हैं कि ये जो टेंशन प्रोड्यूस होती है ये फ्रॉम ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से होती है। ट्रांसपायरेशन क्या होती है ये भी समझाता हूं, पुल क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी वजह से जो वाटर है ना हायर प्लांट्स में, जो कि वेस्कुलर प्लांट्स है उनमें 200 मीटर्स तक या 600 फीट तक जो है वाटर जो है रूट से स्टेम और लीफ तक जा सकता है। इतनी लेंथ तक वाटर जो है वो मूव कर सकता है। इसके लिए क्या जरूरत होती है? इसके लिए स्ट्रॉन्ग जाइलम पाइप्स चाहिए होते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग जाइलम पाइप्स होंगे। अगर जाइलम पाइप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ये कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। और जाइलम पाइप स्ट्रॉन्ग होंगे इसका मतलब है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जो कि लिग्निन और सेलुलोज की वजह से होती है। स्ट्रॉन्ग जाइलम किसकी वजह से होंगे? लिग्निन सब्सटेंस की वजह से होंगे। आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था आप लोगों ने। लिग्निन के साथ आप लोग क्या करेंगे, इसमें दूसरी चीज जो होती है वो सेलुलोज। ये एक्चुअली इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। टेंशन में जो वॉल्स हैं वो चाहे कोलैप्स ना हो। फिर आपको बताना पड़ेगा, पता होना चाहिए कि ये जो कोहेशन टेंशन थ्योरी जो है ये एप्लीकेबल कैसे होगी, किस पे एप्लीकेबल होगी जी? वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जिनमें वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। Those plants which have vascular bundles are called vascular plants, and there are two type of these vascular bundles. One is called xylem and phloem. Xylem and phloem. Xylem mostly involved in the transportation of the water and the minerals, whereas phloem is basically involved in translocation of food. Food means sucrose, carbohydrates. So cohesion tension theory जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स पे मोस्टली एप्लीकेबल है।
इसकी रीजन ये है कि उनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और मोस्टली ये हायर प्लांट्स या आप कह लें कि डाइकोट प्लांट्स जो हैं उनमें ज्यादा होगी, जो कि सेकेंडरी जो है स्ट्रक्चर्स की तरफ जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मुराद ये है जिनमें वुड फॉर्मेशन होती है, आप बड़े बड़े ट्रीज देखते हैं उनमें ये प्रोसेस होगा। अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। सो आप लोगों ने इस मैकेनिज्म को पढ़ना है कि ये जो आपके पास मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपायरेशन है, ये टैग थ्योरी का मैकेनिज्म कैसे ये फॉलो होता है। सो इसमें कुछ चीजों को आप लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये आप लोगों के पास एक ट्यूब बना रहा हूं, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड जाइलम पाइप्स। जाइलम जो है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेसिकली जाइलम पाइप्स जो है ये वो पाइप्स हैं जो कि वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं प्लांट्स में। जाइलम पाइप्स जो हैं मोनोकोट्स में भी होते हैं, डाइकोट्स प्लांट्स में भी होते हैं, यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स में सब जगह होंगे। हाँ, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है, किसी में हार्ड हो सकते हैं, किसी में ये जो है वो सॉफ्ट हो सकते हैं, यानी कि अभी इन्होंने बनना होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने इसमें पढ़ना है कि ये जाइलम पाइप स्टेम्स के अंदर है, तो जाइलम पाइप्स क्या दूसरी तरफ नहीं हो सकती। देखें ये स्टेम्स में से है, स्टेम्स जो है फिर वो किसको चाहती है कि रूट्स में चेंज हो जाती है, यहां से ये रूट्स में चेंज हो जाएगी लाइक दिस रूट्स, ये रूट्स हेयर्स हो गए, ठीक है जी। और क्योंकि जाइलम है तो इसमें सेल्स मौजूद होंगे, ये सेल्स हैं लाइक दिस सेल, ये सेल्स हैं, ठीक है जी। रूट्स में सेल्स तो मौजूद होते हैं और स्टेम्स के ऊपर ये स्टेम की जाइलम पाइप्स हैं, तो यहां पर आप कंसीडर कर लें कि आपके पास एक लीफ मौजूद है। लीफ जो है वो स्टेम या शूट्स के साथ अटैच होता है और लीफ के मार्जिन्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो लीफ जो है वो वाटर को एक्चुअली ट्रांसपायर कर रहे होते हैं। सो आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जो कोहेशन टेंशन थ्योरी है उसमें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉइल में मौजूद जो एयर स्पेसेस होती हैं उसमें मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये सॉइल है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसमें क्या है बेटे, आपके पास ये रेड कलर में मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखा दिए। सो वाटर के मॉलिक्यूल एपिडर्मस से होते हुए कहां पे पहुंचते हैं, आप लोगों ने, मैंने अभी आप लोगों को प्रोसेस समझाया था कि ये एपिडर्मस से बेसिकली मूव करते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से फिर ये कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से डिस्कनेक्ट होंगे पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से ये जाइलम की तरफ वाटर जो मूव करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है जी, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एडहेशन बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं जी। ये कोहेशंस है, ये कोहेसिव फोर्सेस हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखें कि वाटर का एक चेन या कॉलम बन गया है, ठीक है, और वाटर जो है वो यहां से ट्रांसपायर हो जाएगा, निकल जाएगा स्टोमेटा के थ्रू। अगर वाटर के दरमियान जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इसको एक कॉलम की शेप दे रही है, तो ये हमारे पास कोहेशन फोर्सेस है। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल जो है वॉल्स के साथ भी क्रीप कर रहा है, क्रीपिंग हो रही है, रगड़ खा रहा है, चल रहा है, ठीक है, इसको हम एडहेशन बोलते हैं। ये हमारे पास है बेटे, आपको मैंने बताया था एडहेशन, और ये है कोहेशन। अब एडहेशन कोहेशन तो हो गया, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये जो पुल होता है तो यहां से ट्रांसपायरेशन पुल चलती है, यानी कि ट्रांसपायरेशन होगा, वाटर मूव करेगा
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये वाटर जो है वो चेन की शेप में जो है वो मूव कर रहा होता है। जी एहसान अहमद बोले जी। सर मैंने एक्चुअली ये पूछना था कि जो ये वाटर पोटेंशियल वाला टॉपिक और ये प्लाज्मोलाइसिस ये हमने नहीं करना ना? बेटे इसमें सिर्फ वाटर प्रेशर के सर सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। एक्सक्यूज मी सर। नेट का इशू हो गया था। नेट का इशू आ रहा है सबका, काइंडली इन्फॉर्म कर दें हैंड रेज करके ताकि पता चल जाए। शुक्र है, मैंने कहा शायद मेरा ही मसला है। हफ्सा उमर होस्ट है, सर को होस्ट बना दो हफ्सा। हफ्सा उमर खान। हफ्सा आप सर को वो बना दो, क्या कहते हैं उसे, होस्ट बना दो सर को। मुझे ऐसा लग रहा है लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं। ये तो खैर बुलाने से रही, सर को पिक मैसेज करना पड़ेगा। हफ्सा उमर खान, सर को होस्ट बना दो। ओए शोर नहीं करो। यार सर इधर है ही नहीं तो मैं इनको होस्ट कैसे बनाऊं? फिर अब लीव कर जाए। मेरे ख्याल से उनका लाइट की इशू है, शायद वो आ जाएंगे। हफ्सा बाकी बच्चों को अनम्यूट कर सकते हो, आप होस्ट हो तो बच्चों को कर दो, अगर उन्होंने कुछ बात करनी होगी तो कर लेंगे। Wait, how do I unmute everyone at the same time? Oh, wait.
Got it done. Everyone's unmuted. Hello. Where is sir? सर अब मेरे ख्याल से कहाँ से मिलेगी? लाइट का मसला होगा। हुआ जो इसमें हमें लेके चल रहा है वो है आपके पास के जाइलम की प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके बाद रूट्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी और लीफ, 3 स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो ये जो टेक्ट बेसिकली थ्योरी है ये 3 चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, रूट प्रेशर पे, दूसरा इसमें एम्बाइवेशन है, ठीक है जी, और ट्रांसपायरेशन पुल पे। तो ये 3 फैक्टर जो है ये इस थ्योरी के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। दूसरी बात बेटे अभी ये जो डिस्कनेक्ट हुआ था और किसी बच्चे के फीमेल थी, उन्होंने होस्ट बन गई क्योंकि वो फर्स्ट वन पे थी। सो शुएब बच्चा जो उसको कह रहा था कि सर को मत बनाए आप होस्ट, तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप ना बनाए, नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़े, ठीक है। तो लेकिन आप दूसरों का बेटे टाइम मत वेस्ट किया करें इस तरह से, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब इसका नुकसान आपको ये होगा कि आप लोग जो दूसरी जो थी टॉपिक जिसमें आप लोगों ने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ना था, डेफिनेशन उसकी, तो वो आप खुद अब पढ़ेंगे जी। अल्लाह हाफिज। और कल इंशाल्लाह हम पढ़ाई पर व्हाट डे प्लीज। सर जी बेटे, जी सर जो वाटर पोटेंशियल वाला टॉपिक है और जो हमारा वो प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस वो तो नहीं, मैंने आपको कहा था वाटर पोटेंशियल में डेफिनेशन है सॉल्यूट की और वाटर की, प्योर वाटर की, ये सिर्फ डेफिनेशंस पढ़नी है। प्लाज्मोलाइसिस डीप्लाज्मोलाइसिस ये नहीं हमने पढ़ना। सर ये जो आपने 3 मैकेनिज्म बताए हैं तो ये एसेंट ऑफ सैप सर एसेंट ऑफ सैप में भी इन्वॉल्व है। एसेंट ऑफ सैप इसी को बोलते हैं। जी बेटे। सर हफ्सा कह रही थी वो आपको होस्ट बना रही थी, but she doesn't know how this works, so she accidentally removed you, so she was apologizing because she can't join abhi, so she asked me to apologize to you on her behalf. It's okay. जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, जिस बात नो सर हो गया क्वेश्चन, थैंक यू। Sir, for the topic you just said, which topic did you वाटर say? पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने खुद लर्न आउट करनी है। That's it, only the definition? Only the definition. इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस वाटर आपने याद रखना है कि जो प्योर वाटर की जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और जितने भी सॉल्यूट होंगे उनकी पोटेंशियल हमेशा वाटर से कम होगी। इससे आगे मैं कुछ नहीं इसमें बताऊंगा क्योंकि डिस्कनेक्टिविटी की वजह से आप लोगों ने 10 मिनट वेस्ट किया, ठीक है। सो इसलिए जी सुमैया आप बेटे बोले बेटे। सर आपसे ये सिलेबस पे ही पूछना था सर, ये जो इसके बाद है टेंशन थ्योरी के बाद सर इम्बाइबेशन या ये सारे टॉपिक्स करने हैं। हमने बेसिकली कल पढ़ना है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का, ठीक है, और साथ में हम थोड़ा सा पढ़ाई प्लीज जकोप्ता प्लीज। सर ये रूट प्रेशर वाला भी करना है, इम्बाइबेशन और ट्रांसपायरेशन। नहीं वो नहीं करने। सिर्फ मैंने कहा कि 3 मैकेनिज्म है, रूट प्रेशर, इम्बाइबेशन, ट्रांसपायरेशन पुल, जो कि इस मैकेनिज्म को जो है आगे मूव करवाते हैं। तो सर यहाँ पे जो ओपनिंग right? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में नहीं करना, ट्रांसपायरेशन नहीं पढ़नी आगे हमने। और सर बस आखिरी से ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग इससे पहले जो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये भी सिलेबस में नहीं है। सर पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट सर फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट की टॉपिक। हां जी, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है इन फ्लोइंग। सर ठीक है सर, एलएमएसपी सारा पढ़ाया हुआ है सर, इतना टाइम वेस्ट करवाया। देखिए वो एलएमएस पे इसलिए पढ़ाया है क्योंकि एलएमएस पे अगर किसी ने क्योंकि आपने एनएमडी कैट पीएमसी का देना है तो पीएमसी के मुताबिक आप लोगों को ये सिलेबस है, उसमें अगर किसी ने नम्स के मुताबिक देना है तो नम्स में वो भी सिलेबस है, लेकिन अगर पीएमसी का सिलेबस देखेंगे इस टॉपिक के अलावा वहां पे कुछ नहीं है। शुक्र है, ठीक है सर। ब्लड वाला भी नहीं ना ऐड जी सॉरी ऐसा
सर जो ब्लड वाला टॉपिक है जो नेक्स्ट हम स्टार्ट ब्लड जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पढ़ना है हमने, क्योंकि इम्यूनिटी दी है इसमें, तो उसको हम कंप्लीटली पढ़ेंगे ब्लड को, ठीक है? ओके सर। उसमें आरसीसीज, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, उसकी कंपोजिशन, ब्लड प्लाज्मा कंपोजिशन, व्हाइट ब्लड की आगे ग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रैन्युलोसाइट्स के फंक्शंस सब पढ़ने हमने। ऑलराइट इंशाल्लाह बेटे हम कल ले लिए, गाय लिए या बकरा? जी बेटे मैंने आपने रूट बकरा कैसे बिल्कुल ले लिया है, और वो मैं आपको जो है ना वो भेज भी दूंगा, आपको गिफ्ट कर दूंगा, ताकि आपके पेरेंट्स और आप भी इसको एंजॉय कर सकें। सर प्लीज गिफ्ट भी पूरा बकरा प्लीज। जी बेटे कोई क्वेश्चन है किसी को? चले ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है और कल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।